आर्ची बैक्टीरिया के बारे में हुआ था। देन नेक्स्ट यू बैक्टीरिया, यू यानी ट्रू, वो बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोले? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर या इनका जो भी हैबिटेट का है, स्ट्रक्चर का है, या इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये सभी कैरेक्टर्स किसके मॉडर्न है, मतलब आर्ची बैक्टीरिया से बहुत अलग है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, या उसको मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया और मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहते हैं। मॉडर्न क्यों कहा है? क्योंकि इनके कैरेक्टर आर्ची बैक्टीरिया से ज्यादा एडवांस है। ये आर्ची बैक्टीरिया जितने डाइवर्स हैबिटेट में नहीं रहते, बाकी के जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, उस तरह के मॉडरेट क्लाइमेट में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, ये एक बात। और दूसरा, इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे आर्ची बैक्टीरिया में बहुत डाइवर्सिटी, मतलब हैबिटेट के मामले में वो बहुत डाइवर्स है कि हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, हाई बेसिक एनवायरनमेंट, हाई लो टेम्परेचर, देन हाई टेम्परेचर, हाई सल्फर कंटेंट, ये सब चीजें जो है उनके हैबिटेट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी। बट जनरली यू बैक्टीरिया जो है इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ज्यादातर नहीं रहते, मेजोरिटी ऑफ देम हैव अ नॉर्मल हैबिटेट। और दूसरा, दे आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन यानी कॉस्मोपोलिटन और यूनिवर्सल और ऑमनीप्रेजेंट। ठीक है, ऑमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट रहेंगे, यूनिवर्सल जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, और कॉस्मोपोलिटन जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। सो बुक्स में तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं। कुछ बुक्स में यूनिवर्सल कहेंगे, कुछ बुक्स में ऑमनी प्रेजेंट कहेंगे, और कुछ बुक्स में कॉस्मोपोलिटन कहेंगे। सो यू बैक्टीरिया या जितने भी मॉडर्न बैक्टीरिया है वो सभी टाइप के डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने जितने भी सातों कॉन्टिनेंट है और जितने भी सीज है, ठीक है, इन सभी में यू बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इवन अंटार्कटिका पे भी। ठीक है, यू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया हर हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, इश्चेरिशिया, कोलाई। ठीक है, देन साल्मोनेला, क्लैमिडिया, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है बैक्टीरिया के। अपने डे टू डे लाइफ में अपने आजू बाजू में इतने टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। उसमें से इश्चेरिशिया कोलाई जो सबसे कॉमन रहता है, शॉर्ट में इसको कहते हैं ई कोलाई। ये सबसे कॉमन टाइप का बैक्टीरिया है जो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग आवर गट। गट यानी ओके, या जनरली स्टमक और इंटेस्टाइन मिलाकर भी गट कहते हैं। सो अपने पेट में, पेट का मतलब स्टमक नहीं, स्टमक में एसिड बनता है, वहां पे बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते। अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, स्मॉल में भी कम रहेंगे, बट ज्यादातर अपने लार्ज इंटेस्टाइन में 10,000 से भी ज्यादा स्पीसीज रहती है बैक्टीरिया की। ये जो भी स्पीसीज है ये अपना डाइजेशन में हेल्प करती है। तो कहने का एग्जांपल है कि ई कोलाई जैसा जितना कॉमन है वो अपने गट बैक्टीरिया का भी पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा और एक है साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला बताया, और एक दो एग्जांपल, हाँ, अज़ाइटोबैक्टर, okay, Cynodesmus, then Streptococcus and Staphylococcus। इतने एग्जाम्पल हुए यू बैक्टीरिया के। ठीक है, अभी ठीक है, जो है ये जितने भी है इनमें शेप की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो रहेंगे वो कॉलोनी बना के रहेंगे। बैक्टीरिया जनरली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा कॉलोनी बना के रहते हैं। बैक्टीरिया एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाएंगे, सॉइल में भी पाए जाएंगे, और सभी कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल और कॉस्मोपॉलिटन। आर्ची बैक्टीरिया सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, इसलिए उनका हैबिटेट जो है वो स्पेसिफिकली वहां पे लिखा गया है। ठीक है, बट सभी जनरली बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं और डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर में भी रहेंगे, तीनों मीडियम में रहते हैं। ओके,
दूसरा, ये जितने भी है सबसे पहले क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो सब कैरेक्टर जो अपन एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजिकली या उनका शेप अगर साइज अगर हम देखते हैं, ठीक है, शेप अगर साइज देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ऐसे रॉड शेप रहेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऐसे रॉड शेप्ड रहते हैं। अब रॉड शेप वाले जो बैक्टीरिया है उनको कहते हैं बैसिलस। रॉड शेप जो बैक्टीरिया है उनको क्या कहेंगे? बैसिलस। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, जीनस का नेम है, तो हमेशा इसको क्या करना चाहिए? अंडरलाइन। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के जितने भी रूल है वो सभी के सभी रूल कहां पे लागू होंगे? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से लेके एनिमल तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स लागू होंगे। सो जो रॉड शेप रहते हैं उसको कहते हैं बैसिलस। जो ओवल शेप रहते हैं या सर्कुलर शेप रहते हैं, ओवल और स्पेरिकल, उसको कहते हैं कॉकस। ठीक है, अब बैसिलस जीनस का भी नाम है और हाँ, मतलब ये जितने भी है ये जीनस के नाम है, बैसिलस, कॉकस। देन एक रहता है कोको बैसिलस, जहां पे ये दोनों शेप का हाइब्रिड रहेगा। मींस इस तरीके, गेहूं का अगर दाना देखोगे तो बीच में बहुत ज्यादा बल्बस रहता है और साइड में टेपरिंग रहता है, तो तब उसको कहते हैं कोको बैसिलस। देन अगेन अगर कॉमा शेप रहते हैं, ठीक है, अगर कॉमा शेप्ड है तब उसको कहते हैं विब्रियो। ओके, अगर स्पाइरल शेप्ड है, अगर स्पाइरल शेप्ड है तो उसको कहेंगे स्पिरिलम। तब उसको कहेंगे स्पिरिलम। तो शेप के हिसाब से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है किसमें? बैक्टीरिया में। और एक एग्जांपल इसका कॉकस विब्रियो, रॉड, स्पाइरल। ठीक है, सो ये जो, सॉरी राउंड नहीं कहेंगे, इसको अपन नाम देते हैं, ठीक है, राउंड ही कहते हैं, इसको अपन कहेंगे राउंड, वो ज्यादा ये रहेगा अप्रोप्रिएट। और ये जो ये ओवल और रॉड शेप जो रहते हैं उसको कहेंगे कोको बैसिलस। ठीक है, तो इतनी शेप की डाइवर्सिटी रहती है बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे कुछ के केस में कॉलोनीज जब बनती है तो बहुत सारे यूनिसेल्युलर सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे कॉलोनी और एक कंपाउंड स्ट्रक्चर, इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। कॉलोनी जब रहेगी तो कोई भी शेप का जो बैक्टीरिया है तो वो ऑब्वियसली कैसे रहेगा? एक ग्रुप में रहता है। ओके, बैक्टीरिया जनरली कॉलोनी फॉर्म करके ग्रो होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज ऐसी रहती है जहां पे ये राउंड शेप्ड सेल्स रहते हैं और ये राउंड शेप्ड सेल्स जो है वो एक स्ट्रिप के फॉर्म में रहते हैं। ये राउंड शेप्ड सेल्स जो है ये एक स्ट्रिप के फॉर्म में रहते हैं। स्ट्रिप यानी क्या? एक लाइन के फॉर्म में, या एक ही प्लेन में इसके बहुत सारे सेल्स जो है वो लीनियर फॉर्म में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, तब उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकाई अगर वो ग्रुप में रहता है जहां पे स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, सेल जो है वो रैंडमली ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जैक्टली उनको सिमेट्री नहीं रहती, उन्हें सिमेट्री नहीं रहती, बट ऐसे कहीं पे भी रैंडमली ग्रुप में अरेंज्ड है, कोई स्ट्रिंग या चेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं।
तब उसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, कॉकस क्यों कहा? क्योंकि इसमें कौन सा शेप है? राउंड। एंड यहाँ पे स्ट्रिप के फॉर्म में है, एक लाइन के फॉर्म में है, इसलिए उसको कहा गया स्ट्रेप्टोकॉकस। यहाँ पे ग्रुप में है तो उसको कहेंगे स्टेफाइलोकॉकस। सो इस प्रॉपर्टी मतलब शेप की वजह से उनके जीनस में बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है। ठीक है, सो शेप ये एक पैरामीटर हुआ उनको डिवाइड करने का। ठीक है, अब ये जितने भी बैक्टीरिया है, ठीक है, एनाटॉमिकली इन सब में सेल वॉल और कैप्सूल प्रेजेंट रहेगी। बैक्टीरिया में जो भी स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, जब सेल बायोलॉजी का यूनिट हुआ था उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल रहते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब यहां पे एनाटॉमिकली हर बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट रहेगी? सेल वॉल। हर बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट रहेगी? सेल वॉल। अब ये जो भी सेल वॉल है ये कौन से कंपाउंड से बनती है? ये कौन से कंपाउंड से बनती है? P2। ये कौन से कंपाउंड से बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। ठीक है, दोनों एक ही है। पेप्टिडोग्लाइकन किसका डेरिवेटिव रहेगा? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ गौरी ने बताया ये जितने भी है कंपाउंड उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन से पॉलीसैकेराइड में आता है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का मीनिंग क्या होता है कि वो सेल के या ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल पार्ट में इंटीग्रेटेड रहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन आर डेरिवेटिव ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जो कि क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है इसके साथ और क्या रहेगा? पेप्टिडोग्लाइकन मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट रहता है, उसके साथ प्रेजेंट रहेगा लिपिड्स एंड फ्यू प्रोटीन। फ्यू प्रोटीन्स। अब यहाँ पे लिपिड भले ही प्रेजेंट हो बट ज्यादा से ज्यादा मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में लिपिड प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, कुछ मिनिमम, जैसे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, ये वो ऑर्गेनिज्म है उनके सिर्फ सिर्फ एक ग्रुप है, सिर्फ उसी में लिपिड का परसेंटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, ये तीनों चीजें मिला के बनती है सेल वॉल बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में उनके सेल वॉल के कंपोजिशन के हिसाब से दो कैटेगराइजेशन है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जहां पे पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन का परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब 80% से भी ज्यादा। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन का परसेंटेज जो है वो सबसे कम रहता है। दूसरा, म्यूरिन के साथ क्या प्रेजेंट रहेंगे? एक एसिड प्रेजेंट, लिपिड्स। अब ये जो लिपिड है, लिपिड्स का परसेंटेज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिनिमम रहता है और लिपिड का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तीसरा, यहां पे एक एसिड प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं टिकचॉइक एसिड, जो प्रेजेंट रहता है ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहां पे जो है टिकचॉइक एसिड नहीं रहता, लैक्स टिकचॉइक एसिड। ओके, और इसके साथ सिर्फ थोड़े अमाउंट में, ज्यादा नहीं, थोड़े अमाउंट में प्रोटीन भी रहता है। ठीक है, अब कल जो एक्सप्लेन किया था आर्चीबैक्टीरिया में म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं रहता। आर्चीबैक्टीरिया में सेल वॉल मेनली किससे बनती है? बहुत सारे प्रोटीन, वहां पे प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है और लिपिड का परसेंटेज ज्यादा होता है। वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन नहीं रहता और टिकचॉइक एसिड भी नहीं रहता। बट बैक्टीरिया में, जिसको अपन क्या कहेंगे? यू बैक्टीरिया, उस यू बैक्टीरिया में सेल वॉल की कंपोजिशन के हिसाब से दो अलग अलग सेल वॉल है, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरी ग्राम निगेटिव। ओके, सो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सेल वॉल का डिस्टिंक्शन जो है वो लगभग हर बैक्टीरिया में किया जाता है, जितने भी मोनेरा किंगडम है। ठीक है, उन सभी बैक्टीरिया में डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन और प्रेजेंस और परसेंटेज ऑफ देयर लिपिड और परसेंटेज ऑफ देयर पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस
इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और ग्राम क्यों कहा है? ग्राम वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप की। उस स्टेनिंग प्रोसीजर में 2 स्टेन यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो 2 स्टेन जो है उसका एप्लीकेशन हर बैक्टीरिया को दिया जाएगा, और उसमें से पहला जो स्ट्रेन है, ठीक है, पहला जो स्टेन है वो बैक्टीरिया जिसके साथ एसोसिएट बनता है वो रहता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। दैट्स व्हाई दे अपीयर रादर पिंकिश, ठीक है, पिंकिश और रेडिश दिखते हैं, वो पॉजिटिव। और दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, जो लिपिड का प्रेजेंस होने की वजह से उनका जो भी ये है विजुअलाइजेशन, उसमें दूसरा स्टेन जो है उनसे स्ट्रांगली एसोसिएट होता है, पहला स्टेन स्ट्रांगली एसोसिएट नहीं होता। तो ग्राम साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये मेथड डेवलप की थी स्टेनिंग प्रोसीजर की, और उसके हिसाब से बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। वैसे तुमको थ्योरी में तो ये लिखना नहीं है क्योंकि ये 11 का पार्ट है, ठीक है, बट हमेशा याद रखना जब भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव लिख रहे हो, ग्राम कभी स्मॉल, जी कभी स्मॉल नहीं लिखना, क्योंकि ये पर्सन का नाम है, नाउन है, तो ऑब्वियसली ये कभी स्मॉल नहीं लिखते, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव को ग्राम प्लस भी करके भी नहीं लिखना, ठीक है। सो ये जो है ये हुआ सेल वॉल के बारे में। अब इसके अलावा समटाइम्स सेल वॉल में बी enclosed by capsule or by ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? जो सेल वॉल के ऊपर रहेगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की रह सकती है, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ स्लाइमी लेयर, अगर स्टिकी सब्सटेंस से कवर्ड है तो उस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। अगर हार्ड कोटिंग के फॉर्म में है तो उसको क्या कहेंगे? कैप्सूल। और ये दोनों चीजों का काम क्या है? प्रोटेक्शन। अगर कोई कंपाउंड, केमिकल या एंटीबायोटिक इसके ऊपर अटैक करना चाहता है तो जनरली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को मारना इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि कैप्सूल की वजह से उनको वो रेजिस्टेंस मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, सेल्फ डिफेंस जो है उनका अच्छा रहता है। सो दैट्स व्हाई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो रहते हैं वो थोड़े रेजिस्टेंट रहते हैं एज कंपेयर टू नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, एडिशन में भी हेल्प करता है। अब ये जो भी कैप्सूल और स्लाइम लेयर है ये हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगी ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट रह सकती है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं भी रह सकती, ठीक है। सो ये जो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दे लैक आइसोप्रेनिल ईथर। आइसोप्रेनिल ईथर सिर्फ आर्ची बैक्टीरिया में रहता है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा लैक्स आइसोप्रेनिल ईथर। ये कंपाउंड जो है वो यू बैक्टीरिया में नहीं रहता, ओके। फ्लैजेला, ठीक है, लोकोमोशन फ्लैजेला में बी प्रेजेंट। सभी के सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। जिनमें प्रेजेंट नहीं रहता तो ये जो स्लाइम लेयर रहती है उनके ऊपर स्लाइम मोल्ड जो रहती है उसके थ्रू वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। उसके थ्रू वो कौन से मूवमेंट करेंगे? ग्लाइडिंग मूवमेंट। और जिनमें फ्लैजेला रह सकता है, एक तो वो सिंगल रहेगा इस तरीके से, अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो इस तरीके से फ्लैजेला रह सकता है, और ग्रुप में भी रह सकता है, एक एंड पे रहेगा तो मल्टीपल ऐसे रह सकता है, और 2 एंड पे इस तरीके से रह सकता है, तब उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस, ठीक है। तब उसको क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड पे प्रेजेंट है। या कुछ बैक्टीरिया जो रहता है, कुछ बैक्टीरिया में ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजेला जो है वो रैंडमली प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे, आई थिंक उसको पेरिट्राइकस कहते हैं, मतलब ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहेगा।
और ये एम्फीट्राइकस जहाँ पे दो एंड पे प्रेजेंट रहता है। तो फ्लैजेला जो रहता है वो सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा, कुछ बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट रहते हैं उनमें भी एक तो एक ही रह सकता है एक एंड पे, या एक से ज्यादा रह सकते हैं दोनों एंड पे, या ऐसे बहुत सारे ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहेंगे। अब दूसरा कैरेक्टर इसमें, सभी के सभी बैक्टीरिया में फिम्ब्री एंड पिलाई are present all over the body। बॉडी यानी क्या, एक सेल, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है मतलब एक ही सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है। सो फिम्ब्री और पिलाई जो है, फिम्ब्री जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है एंड पिलाई हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। जो कुछ उस सभी के सभी नहीं, बट कुछ पिलाई जो रहते हैं जो डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं सेक्स पिलाई। ठीक है, फिम्ब्री का नंबर जनरली ज्यादा रहता है पिलाई के कंपैरिजन में। ओके, और ये भी ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, फिम्ब्री जनरली लॉन्गर होती है पिलाई से। ठीक है, सो ऑल ओवर द बॉडी जो है वो दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये हुआ। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया फॉलोज ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से सब टाइप है? ऑटोट्रॉफ में कौन से दो टाइप है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? दो सब टाइप कौन से रहेंगे वहां पे, बताओ? फोटोऑटोट्रॉफ, हाँ, कीमोऑटोट्रॉफ, ये किसके हुए? फोटोट्रॉफ के। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से है? हेटेरोट्रॉफ में कौन कौन से मोड है? हाँ, होलोजोइक और सैप्रोफाइट और और कौन से है? सिम्बायोटिक और एक बाकी है हाँ, पैरासिटिक। ठीक है, सो ये इतने टाइप के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ऑब्वियसली बैक्टीरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहती, वहां पे माउथ और इंटेस्टाइन जैसे स्ट्रक्चर नहीं रहते, तो ऑब्वियसली उनमें होलोजोइक मोड ऑफ नहीं रहेगा। इनमें तीन मोड रहते हैं, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो लिविंग सेल के अंदर ही रहेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे, और कुछ बैक्टीरिया जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम और एग्रोबैक्टीरियम, ये जो दो बैक्टीरिया है ये प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है। ये बैक्टीरिया रूट के अंदर रहते हैं, प्लांट उनको वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया उनको कुछ मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से दोनों को बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक और सिम्बियोटिक। ठीक है, कुछ इंग्लिश में उसको सिम्बियोटिक कहेंगे। सो ये जो है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हाँ, होलोजोइक है, बट होलोजोइक का मीनिंग क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी, वहां पे फूड बॉडी के अंदर आएगा, एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। ये टाइप का जो है उसको होलोजोइक कहेंगे। बट ये किस में रहता है? होलोजोइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहता है। यूनिसेलुलर में रहेगा क्या? एक सेल में इंटेस्टाइन वगैरह नहीं रहता, वो तुमको पता है। देन एरो रेस्पिरेशन, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया आर एरोबिक, और उसको क्या कहेंगे? मोस्टली एरोबिक, मतलब ऐसा नहीं है, सॉरी, एनारोबिक, एरोबिक नहीं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एनारोब्स।
ठीक है। एनारोब यानी किसके प्रेजेंस में या किसके एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक यानी क्या? बताओ। ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पायर करते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर एनारोबिक, कुछ एग्जांपल्स जो है वो एरोबिक भी रहेंगे। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के यहाँ पे बहुत 3 मेथड रहते हैं बेसिक, ठीक है। एक वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल एंड तीसरा सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस रहेगा कि वेजिटेटिव जो है वो जनरली एक ओरिजिनल पेरेंट बॉडी का पार्ट रहेंगे, मतलब उसके साथ दो मेथड रहती है। एक तो उसका डिवीजन होगा जिसको अपन कहते हैं बाइनरी फिशन, और दूसरा एग्जांपल है बडिंग। ये दोनों में पेरेंट बॉडी का ही सेल का पार्ट जो है वो सेपरेट होकर नई बैक्टीरियल सेल या नई बैक्टीरियल कॉलोनी बनाता है। असेक्सुअल में यहां पे सुपोर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोस्पोर। स्पोर जो है ये एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा डॉर्मेंट स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर बैक्टीरिया जिस भी क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, अगर वहां पे न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी हो तो ये स्पोर्स बनते हैं। तो ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए बनते हैं। अब हर स्पोर में डिफरेंस क्या रहेगा? स्पोर के बेसिक कैरेक्टर क्या कि ये एक ऐसा डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है जो एक कोई भी नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के अंदर बनेगा, इसकी सेल वॉल बहुत थिक रहती है, और कुछ स्पोर के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, ठीक है। दूसरा एंडोस्पोर जो रहते हैं वो जनरली इस टाइप के रहते हैं। इसी टाइप के दूसरे स्पोर्स रहते हैं जिसको कहते हैं कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर, ठीक है। एंड थर्ड है जूस्पोर। अब बाकी स्पोर और जूस्पोर में क्या फर्क रहेगा? जूस्पोर जो है वो जनरली फ्लैजेलेटेड रहता है, एंडोस्पोर और कोनिडिया फ्लैजेलेटेड नहीं रहता है, ठीक है। जूस्पोर्स आर जनरली मोटाइल बट एंडोस्पोर एंड कोनिडिया आर जनरली नॉन मोटाइल, ठीक है। सो ये मेथड हुई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एंड नेक्स्ट मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप के रहते हैं। अब हाँ, सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, ठीक है। और मेल एंड फीमेल गमेट कहां पे बनेंगे? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कहां पे रहेंगे? ओरिजिनल पेरेंट बॉडी पे। अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर रहते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें ऑब्वियसली एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है, तो सेक्स ऑर्गन बनाने के लिए वहां पे अलग से कोई मशीनरी या अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो बैक्टीरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गमेट्स, सॉरी, फ्यूजन ऑफ डीएनए और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, exchange of genetic material between 2 bacterial cell। दो बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, गमेट्स भी नहीं बनते, सिर्फ डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है। अब उनमें से एक सबसे कॉमन मेथड रहती है जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फॉलो करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। द evidence or the discovery was made by Frederick Griffith, and he observed that bacteria or any in general most of the bacterial cell take DNA from their surrounding। अगर समझो ये वाटर है, उस वाटर में बैक्टीरियल सेल है और वहां पे बहुत सारे अगर अपन डीएनए आजू बाजू में प्रेजेंट है, तो ये जो भी डीएनए है, ये डीएनए ये बैक्टीरियल सेल अपने सेल में इनकॉर्पोरेट करते हैं और खुद के डीएनए का पार्ट बनाते हैं।
तो ये जो भी एक्सचेंज हो रहा है इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन बैक्टीरियल सेल accepts when bacterial cell accepts DNA or genetic material from their surrounding and it becomes part of their genetic material। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहेंगे या और कोई नाम है? क्रोमोसोम यूकैरियोट में कहते हैं। बैक्टीरिया में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस में नहीं रहता बट न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है, हाँ, न्यूक्लियोइड। ओके, सो फ्रॉम सराउंडिंग एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर डीएनए। तो सराउंडिंग से लेता है एंड देन इट बिकम पार्ट ऑफ देयर डीएनए, तब उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड यहां पे है कॉन्जुगेशन। दो बैक्टीरियल सेल जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कॉन्जुगेट करेंगे। कैसे? थ्रू सेक्स पिला। दो बैक्टीरियल सेल, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरी बैक्टीरियल सेल। ओके, सो इसमें जो पिलाए रहते हैं उसमें से कुछ पिलाए जो अभी यहाँ पे सेल के हिसाब से बड़ा बताया समझने के लिए, इतना बड़ा पिलाए नहीं रहता। सो ये जो भी आउटग्रोथ बताया, ये दोनों आउटग्रोथ क्या है? सेक्स पिलाए। क्यों? क्योंकि ये डीएनए ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, इसलिए। अगर डीएनए ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो इसको सेक्स पिला नहीं कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे दो पिलाए जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे और ये कनेक्शन के बाद एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में जाता है और दूसरे सेल में जाने के बाद इसका जो भी न्यूक्लियोइड मटेरियल रहेगा, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसमें ये डीएनए जो है वो ऐड हो जाता है। ओके, सो यहां पे ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन यहां पे नहीं बनते, तो किसी भी सेल को अपन मेल या फीमेल नहीं कह सकते। बट अगर हम यूकैरियोट या हायर ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंपैरिजन करना चाहे तो वहां पे जनरली मेल ऑर्गन जो है वो स्पर्म बनाता है, जो जनरली मोटाइल रहता है, और जो रिसीव करते हैं उसको अपन फीमेल कहेंगे या उसको ओवम कहते हैं। ओके, सो ये हायर एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, बट यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, बट ट्रांसफर एक सेल से दूसरे सेल में जाती है। तो कुछ बुक्स या कुछ बुक्स में ये रेफरेंस दिया जाएगा या कहा जाएगा कि जो सेल से डीएनए मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उस सेल को अपन क्या कहेंगे? मेल, और जो सेल एक्सेप्ट कर रहा है डीएनए उस सेल को कहेंगे फीमेल। ठीक है, बट जनरली बैक्टीरिया में ऐसा मेल या फीमेल डिस्टिंक्शन नहीं रहता क्योंकि उनमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। ठीक है, या इसको और ये जो भी है ये एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसको कहते हैं एफ फैक्टर। ओके, सो जब दो सेल के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनेगा थ्रू सेक्स पिलाए और एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए ट्रांसफर होता है, तब उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू सेक्स पिलाए इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। थर्ड मेथड रहती है ट्रांसडक्शन। वेयर दे यूज वायरस, और उस वायरस का नाम रहता है बैक्टीरियोफाज, विच एक्ट्स एज ए वेक्टर। इसके लिए टू ट्रांसफर डीएनए। वेक्टर जो है कौन रहेगा? एक वायरस। सो ये एक बैक्टीरियल सेल हुई और ये दूसरी बैक्टीरियल सेल, ये दोनों का डीएनए। सो यहां पे
एक वायरस रहता है जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज जो है वो किसको, फाज का मतलब वायरस पार्टिकल। सो ये जो वायरस पार्टिकल है ये किसको अटैक करता है, बैक्टीरिया को। अब ये वायरस क्यों बैक्टीरिया को अटैक करेगा, क्योंकि वायरस में खुद की मशीनरी नहीं रहती। वायरस को लिविंग भी नहीं कह सकते और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, ये दोनों के बीच का रहेगा। क्योंकि एक सेल को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, जहां पे डीएनए प्रेजेंट है या मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है और सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये सब चीजें एक जगह पे जहां प्रेजेंट रहेगी एंड विच इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, आइदर दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और बोथ, तब उसका स्ट्रक्चर को अपन सेल कहेंगे। बट डीएनए और ये लाल वाला प्रोटीन कोड, मतलब रेड कलर का दिखाया, जनरली रेड नहीं रहता। सो ये जो प्रोटीन कोड है और उसके अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट रहेगा, वो डीएनए के आजू बाजू में साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा, वहां पे राइबोसोम नहीं रहते, वहां पे कोई भी मशीनरी नहीं रहती। तो वायरस को जब भी डिवाइड करना पड़ेगा वो किसी होस्ट सेल में जाता है। सो ये वायरस जो है ये अपना डीएनए, इसमें जो भी डीएनए रहेगा वो डीएनए इस सेल में इनकॉर्पोरेट करता है और इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जिसकी वजह से वायरल डीएनए ये बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और जब जब भी बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट होगा, ठीक है, जब भी बैक्टीरिया खुद के डीएनए की और कॉपी बनाएंगे, उसके साथ ये जो वायरस का डीएनए अटैच्ड है उसकी भी बहुत सारी कॉपी बनेंगी, उसकी भी बहुत सारी कॉपी बनती है और ये अपने जैसे और छोटे छोटे पार्टिकल बनाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी जगह का मैं इसलिए सर्कल बताया, बट ये ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। सो अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बनाएगा। सो ये वायरस पार्टिकल जो है ये ऐसे बाहर जाएंगे, ओके, और ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म है वायरस के लिए। बट जब ये वायरस खुद का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है थ्रू बैक्टीरिया, तब बैक्टीरिया जो रहता है अपने डीएनए का कुछ सेगमेंट भी यहां जोड़ सकते हैं। मींस बैक्टीरिया को पता है कि उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो बैक्टीरिया खुद अपने डीएनए का कुछ पोर्शन जो रहता है वायरस के जीनोम के साथ अटैच कर देता है। अब ये जीनोम नेचुरली वायरस पार्टिकल में जाएगा और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा। सो इन सब प्रोसेस में बैक्टीरिया का डीएनए भी आया और वायरस का भी डीएनए आया। सो ये सेल जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगी, तो यहां पे ये पहला जो है ब्लू कलर वाला कौन सा है, बैक्टीरिया का जीनोम, पहले बैक्टीरिया का, और ये ग्रीन वाला जो है वो सेकंड बैक्टीरिया होगा। सो फर्स्ट बैक्टीरिया का जीनोम जो है उसका कुछ पार्ट वायरस के जीनोम के साथ अटैच्ड हुआ और ये दोनों जो है ये ऑब्वियसली किसका पार्ट बनेंगे, इस डीएनए का। क्यों इस डीएनए का पार्ट बनता है, क्योंकि वायरस को रेप्लिकेशन के लिए यही एक मैकेनिज्म रहता है। सो वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया का भी जीनोम यहां पे अटैच होगा। सो दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, बट वहां पे काम कौन कर रहा है, वेक्टर, और वेक्टर क्या है, अ वायरस। सो ये वायरस जो है वो एज अ वेक्टर करके काम कर रहा है और वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज। सो जब ऐसे वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तब उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, तब उसको क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। सो बैक्टीरिया में ये जो 3 मेथड है इसको क्या कहेंगे, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे। ओके, सो ये हुआ बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर। अब इसके अलावा इन जनरल बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि इतने ज्यादा डाइवर्स हैबिटेट में बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो एसिड, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कमर्शियली अपने लिए यूजफुल रहते हैं। सो दैट्स वाई बैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हुआ बैक्टीरिया के बारे में। किसको